Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट साइंस के फोर्थ पार्ट पर। जैसे कि आपको नहीं, आई थिंक ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम लोग दो पार्ट कवर कर चुके हैं जहां पर हम बात कर चुके हैं फिंगरप्रिंट के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। फर्स्ट पार्ट में बात करी थी और इसका जो सेकेंड पार्ट था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो एक तरह से बेस है आपका फिंगरप्रिंट साइंस का, जहाँ पर हमने जो पैटर्न्स होते हैं उनका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उनको बहुत डिटेल में और काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। थोड़ा सा वो वीडियो लेंदी था बट वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है और पूरा बेस है आपका फोरेंसिक फिंगरप्रिंट साइंस का। ठीक है, तो वहाँ पर जो चीज़ों को हमने पढ़ा था उसी को अगर आपने पढ़ रखा होगा तभी आप आज के इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने सेकेंड और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर आप लोग उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो थर्ड पार्ट रहने वाला है इसमें हम बात करेंगे 40 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम की। जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनका जो 40 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर आपके सामने पहला ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो 40 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसी को हम सेमी ऑटोमेटिक मेथड भी कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट स्लाइड पर ही आपके सामने। ठीक, तो अभी आ जाते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका 40 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है जिसको कि हम सेमी ऑटोमेटिक मेथड भी बोलते हैं, इसमें होता क्या है, जो आपके पैटर्न्स होते हैं उनके अलग अलग कोडिंग दे दी जाती है। और जो भी आपको क्राइम सीन पर या जो भी आप जब भी जिस भी तरह से इनका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो वही पर्टिकुलर पैटर्न का जो कोड होता है वो कोड यूज़ करा जाएगा, ना कि उसका एग्जैक्ट नाम। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि आपको सबसे पहले बताया था मैंने कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको हम पैटर्न्स जो होते हैं बेसिकली उनको हम ओवरऑल 9 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। इसमें सबसे पहला आपका आर्च आता है। आर्चेस को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक होती है आपकी प्लेन आर्च, एक होती है आपकी टेंटेड आर्च। अब यहाँ पर क्या होता है, 40 डिजिट क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इनमें दो चीज़ें और कर देते हैं, एक रेडियल होता है, एक अल्नर होता है। जब मैंने आपको आर्चेस पढ़ाई थी तो वहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आर्चेस होती हैं उसमें कभी भी आपको कोई भी डेल्टा या कोई भी कोर देखने को नहीं मिलेंगे। बट एक ऐसा एक्सेप्शनल केस होता है जहाँ पर आपको एक डेल्टा और एक कोर देखने को मिल सकता है। और ये जो केस होता है इसको हम नाम देते हैं एक्सेप्शनल आर्च। अब यही जो एक्सेप्शनल आर्च है इसमें दो बाइफर्केशन आ जाते हैं। जैसे कि जो आपका एक्सेप्शन है उनमें जो रिजेस है उनका फ्लो अगर रेडियस के साइड में है, रेडियस बोन की साइड में है, तो उसको हम नाम दे देंगे रेडियल आर्च। और यही अगर आपके अल्ना बोन के साइड में है तो उसको हम नाम दे देंगे अल्नर आर्च। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, जो ये जो आपका रेडियल आर्च और जो अल्नर आर्च है ये आपका यहाँ पर आप पैटर्न में देखो, यहाँ पर एक आपका सेंटर ऑफ कोर है, एक आपका डेल्टा है सॉरी, और यहाँ पर एक आपका सेंटर ऑफ कोर है। बट इनके बीच में कोई भी रिज काउंटिंग नहीं हो पा रही है। अगर आप पूरे इस जगह को थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कोर भी है और डेल्टा भी है। वैसे ही यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कोर भी है और डेल्टा भी है, लेकिन यहाँ पर रिज काउंटिंग आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ आपकी आर्च हो गई। और क्योंकि इसमें जो फ्लो है रिजेस का, सारी रिजेस का फ्लो जो है आप देख रहे हो कि इस साइड में है, तो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा बट आप हाथों में देखोगे तो वहाँ पर अगर फ्लो जो है वो आपके थंब के साइड में है, रेडियस बोन के साइड में है, तो उसको हम नाम दे देंगे रेडियल आर्च। और यही जो चीज़ है आपकी अल्ना के साइड में फ्लो होगा तो उसको हम नाम दे देंगे अल्नर आर्च। सेम वही चीज़ है जो कि आपकी लूप में होती है, सेम वही चीज़ को फॉलो करते हुए है। तो ये दोनों ही जो आपके रेडियल आर्क और अल्नर आर्च है ये दोनों आपके एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इन्हीं को नाम दे दिया, नाम कोडिंग कर दी जाती है, ये आपका पैटर्न कोड हो जाता है, ये आपका नाम बीच में दे रखे हैं। तो प्लेन आर्च क्या है, प्लेन आर्च के लिए कोडिंग है 01, रेडियल आर्च के लिए 02, अल्नर आर्च के लिए 03 और टेंटेड के लिए 04। ठीक है,
तो इसमें आपको कोडिंग ना याद हो तो आप नाम के सीक्वेंस को याद कर लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे? आप बस सीक्वेंस याद करते चलिए। सबसे पहले प्लेन आर्च, प्लेन के बाद में रेडियल, फिर अल्नर, फिर टेंटेड, 1 2 3 एंड 4। ठीक, यही सीक्वेंस में है, इसी तरह से आपको याद करना है। बहुत ज़्यादा आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये सीक्वेंस 2 3 बार पढ़िएगा, आपको ये चीज़ें वैसे ही याद होती चली जाएंगी। ठीक, तो ये सबसे पहले आपका आर्च का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद में रेडियल लूप की अगर हम बात करें, दो तरह के लूप होते हैं, रेडियल और अल्नर। जिसमें सबसे पहले अगर हम रेडियल लूप की बात करें तो रेडियल लूप का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। वो कैसे होता है, यहाँ पर आप देखिए। एक तो होता है प्लेन लूप। प्लेन लूप जहाँ पर सिंपल आपको फ्लो देखने को मिलेगा, रिच काउंटिंग हल्की फुल्की सी मिलेगी और आपको एक सेंटर ऑफ कोर और एक डेल्टा मिलेगा। वो हो गया आपका प्लेन रेडियल लूप, ये आपका 5 नंबर पे है। कन्वर्जिंग लूप, जहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है, दो लूप टाइप का, वो आपका कन्वर्जिंग रेडियल लूप हो जाएगा 0 6। वैसे ही न्यूटेंट लूप, यहाँ पर इस तरह का पैटर्न आप थोड़ा सा देखो तो ये हो गया आपका न्यूटेंट, जो कि 0 7 है। न्यूटेंट लूप जो है, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कोर है उसको थोड़ा सा पकड़ना उतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा जो लूप है वो उतना बढ़िया लूप बन भी नहीं रहा होता है, तो वो आपका न्यूटेंट लूप हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियल लूप में क्या है, 3 तरह के हैं, प्लेन, कन्वर्जिंग और न्यूटेंट, 0 5 0 6 0 7। ठीक है, सेम इसी तरह से आपके अल्लर में भी हो जाएगा, प्लेन, कन्वर्जिंग एंड न्यूटेंट। वही सीक्वेंस रहेगा, 0 8 0 9 एंड 10। तो सबसे पहले हमने आर्चेस में देखा प्लेन आर्च, फिर आपका था रेडियल आर्च, फिर था आपका अल्नर आर्च, फिर था आपका टेंटेड आर्च, 1 2 3 एंड 4। 5 नंबर पे था आपका प्लेन रेडियल लूप, फिर कन्वर्जिंग रेडियल लूप, फिर न्यूटेंट रेडियल लूप, 5 6 7। फिर 8 9 10 पे आपके तीनों अल्नर के आगे प्लेन अल्नर, कन्वर्जिंग अल्नर और न्यूटेंट अल्नर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में आपके आ जाएंगे सेंट्रल पॉकेट लूप। सेंट्रल पॉकेट लूप में भी 2 तरह का क्लासिफिकेशन है, एक है आपका इनर ट्रेसिंग और एक है आपका आउटर ट्रेसिंग। ये क्या है, आपका सेंट्रल पॉकेट है जिसमें कि आपकी जो ट्रेसिंग है वो इंटरनल साइड में है, जो आपका डेल्टा बनता है उसके इंटरनल साइड में आपकी ट्रेसिंग है, तो वो आपका हो गया इनर ट्रेसिंग, जो कि 11 नंबर पे आएगा। फिर आउटर ट्रेसिंग क्या है, जो कि आपके सेंट्रल पॉकेट लूप है, जिसमें जो आपकी लूप बन रहे हैं, जो आपकी ट्रेसिंग हो रही है रिजिस की, वो आउटर साइड से है, तो वो आपकी हो जाएगी आउटर ट्रेसिंग। तो ये 12 नंबर पे आ गया। तो ये सीक्वेंस आप याद करते हुए चले जाइए, आप एक तरफ से लगाना स्टार्ट करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आर्चेज हैं, फिर रेडियल लूप है, फिर अल्नर लूप है, फिर आपका सेंट्रल पॉकेट लूप है। पूरा यहाँ पर सीक्वेंस में ही चलता है। अब सेंट्रल पॉकेट के बाद में आपका वर्ल आ जाएगा। वर्ल में क्या होता है, वर्ल में भी 3 तरह से रहते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है अदर्स। क्लॉकवाइज में क्या है, जहाँ पर जो फ्लो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वर्ल बनने का जो फ्लो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। पैटर्न कोड क्या है, 13। एंटी क्लॉकवाइज जो उसके अपोजिट में है वो हो जाएगा 14 नंबर पे। और अदर्स, जहाँ पर कोई भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के अलावा कोई भी और तरह का पैटर्न बन रहा होगा, वर्ल्ड बन रहा होगा, तो वो आपका अदर्स में आ जाएगा और इसका कोड हो जाएगा 15। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ट्विंड लूप। ट्विंड में भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं असेंडिंग रेडियल लूप, एक होता है असेंडिंग अल्नर लूप। ये होता है आपका ट्विंड लूप में। तो असेंडिंग रेडियल लूप यानी कि जो फ्लो है असेंडिंग वाले का वो रेडियल साइड में है, तो वो असेंडिंग रेडियल हो गया, और यही फ्लो अल्नर के साइड में है तो वो आपका असेंडिंग अल्नर हो गया। तो 16 और 17 ये इसका पैटर्न कोड हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है लेटरल पॉकेट। लेटरल पॉकेट में भी 2 चीज़ें रहती हैं, असेंडिंग रेडियल और असेंडिंग अल्नर, जैसे कि आपका ट्विन लूप में था, तो वही चीज़ आपका पैटर्न कोड 18 एंड 19। इसके बाद में लास्ट हो जाता है आपका एक्सीडेंटल, जहाँ पर आपके कोर जो है मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा अगर है तो वो आपका एक्सीडेंटल हो जाएगा। पैटर्न कोड है 20। स्कैर्ड में क्या होता है, जो पैटर्न जो है किसी भी इंडिविजुअल के बिल्कुल क्लियर नहीं है, कुछ जले कटे से हैं, जलने की वजह से बीच का कुछ हिस्सा जो है वो गायब हो गया, बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज हुआ था, या कुछ कट गया है, बहुत डीप कटिंग हो गई है, तो उस केस में
स्कैर्ड होते हैं उसका पैटर्न कोड हम नाम देते हैं 21। एम्प्यूटेड और मिसिंग, जैसे कि कुछ इंडिविजुअल्स की उंगलियां नहीं होती हैं या कट गई होती हैं, उस तरह के केसेस में पैटर्न कोड हम देते हैं 22, एम्प्यूटेड या फिर मिसिंग। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन होता है 40 डिजिट क्लासिफिकेशन, जहाँ पर ये जो आपके पैटर्न्स होते हैं इनका पूरा अलग अलग कोडिंग दे दी जाती है। यानी कि जैसे आप नाम लिखोगे तो वो नाम लिखना आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, रिकॉर्ड मेंटेन करने में उतना आसानी नहीं रहेगी। ऐसे क्या है, जैसे कि मान के चलिए आपको किसी भी क्राइम सीन पर या किसी भी इंडिविजुअल का आप मान के चलिए अपना ही रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। 5 फिंगर्स हैं, अब मान के चलिए 5 फिंगर हैं, अब इन पांचों फिंगर का आप नाम लिखने बैठोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आप सिर्फ नंबरिंग दे देंगे तो वो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना काफ़ी आसान हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, मान के चलिए कि किसी भी इंडिविजुअल के एक हाथ में अल्नर आर्च है, तो उसके लिए हम नाम दे देंगे, कोड कर देंगे 03। किसी के में वर्ल्ड है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पूरा सीक्वेंस है। आप सबसे पहले यहाँ पर आपको सारी आर्चेस को लगाना है, प्लेन आर्च, रेडियल आर्च, अल्नर आर्च, टेंटेड आर्च। इसके बाद में आपको लूप को सीक्वेंस में लगाना है, प्लेन रेडियल लूप, कन्वर्जिंग लूप, न्यूटेंट लूप। पूरा सीक्वेंस आप बनाते चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 की कोडिंग आप करते चलिएगा। अल्नर लूप में सब प्लेन अल्नर, कन्वर्जिंग अल्नर और न्यूटेंट अल्नर। इसके बाद में फिर सेंट्रल पॉकेट में इनर ट्रेसिंग और आउटर ट्रेसिंग। फिर आपके वर्ल आ जाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अदर्स। ट्विंड में असेंडिंग रेडियल, असेंडिंग अल्नर। इसके बाद में लेटरल पॉकेट, असेंडिंग रेडियल, असेंडिंग अल्नर, और फिर एक्सीडेंटल, स्कैर्ड और एम्प्यूटेड या फिर मिसिंग। तो ये 22 पैटर्न कोड दिए जाते हैं फिंगरप्रिंट पैटर्न्स को, और ये आपका 40 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम में आता है, जो कि आपका एक सेमी ऑटोमेटिक मेथड था फिंगरप्रिंट को क्लासिफाई करने का, इनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने का। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पैटर्न एरिया हो गया, टाइप लाइन्स हो गया। तो ये सब कुछ क्या होता है, किस तरह से इसको हम स्टडी करते हैं, फिंगरप्रिंट में जो रीजर्स की काउंटिंग होती है वो किस बेस पर होती है, किस तरह से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपने आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। अभी तक उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आ रहा है इसी वीडियो के कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और वीडियो में समझाया हुआ अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।